Welcome to Gaya Guidance Program. Myself, Dr. Sanjay Prasad Dani, going to start the chapter of class 12, Enhancement, Strategies for Enhancement in Food Production. बच्चों, मैं आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो फूड प्रोडक्शन के बढ़ाने के संदर्भ में है। इसमें कौन कौन से नए नए टेक्निक आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये टोटल चैप्टर बच्चों डाटा बेस्ड है, इसमें आपको डाटा ज़्यादा है और समझना कम है। इसलिए बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने पॉइंट्स कॉपी खोल लो और कॉपी खोलने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो और उसको फिर जो है अपने ढंग से उसको याद कर लेना बच्चों। मैं आपको मेन पॉइंट्स आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखना बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके लिए कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से प्रयास, कौन कौन से तरीका हम अपनाएंगे उसके बारे में इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है। पहला पॉइंट कहता है फूड इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं सबको जीने के लिए भोजन चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ उसमें आबादी 35 करोड़, आज आबादी अरबों खरबों में पहुंच गई है बच्चों। हर को भोजन चाहिए, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो या मानव हो, सबको भोजन चाहिए। लेकिन कहता है कि जो पुराने परंपरागत तरीकों से जो हम लोग जो खेती करते थे उस तरीका से जो है फूड का जो नीड है वो पूरा नहीं हो रहा था। अब नए नए टेक्नोलॉजी आए, वो टेक्नोलॉजी का नाम पढ़ लो बच्चों। कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है। ये सब जो है फूड के प्रोडक्शन को मेनी फोल्ड बढ़ा दिए, काफ़ी बढ़ा दिए। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों इस पैराग्राफ से कि कौन कौन से वो नए टेक्निक है जिनसे फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, तो याद कर लेना टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज को MOET भी कहते हैं, MOET, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। थर्ड पॉइंट जो है बच्चों, इंडिया और चाइना में टोटल जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, पशुधन है, वो है 70%। अगर दुनिया में 100 जानवर हैं, पशुधन हैं, उसमें 70 जो है इंडिया और चाइना को बिलोंग करते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी उनसे जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कितना है? 25%। प्रोड्यूस जो है प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इनका मतलब कि जो जानवर जो हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। 70% एनिमल्स है, प्रोडक्टिविटी जो है उनसे जो मटेरियल्स जो मिल रहे हैं वो 25% है, काफ़ी कम है। मतलब उसमें कुछ कमियां हैं। आगे देखिए बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री, पशु, इसमें क्या कहता है कि जो जानवरों के पालना और पोसना, उनके ब्रीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेजिंग एंड ब्रीडिंग लाइव स्टॉक, पशुधन को पालना और उनके ब्रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है, ठीक है नहीं? इसलिए कहता है लाइव स्टॉक पशुधन, वैसे जानवर, वैसे पशु जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे हमको फ़ायदा मिलता है, उसको पशुधन कहते हैं। उनमें कैटल हैं, शिप हैं, ये सभी आते हैं। लेकिन दिमाग में ये कंसेप्ट करना है कि एनिमल हस्बेंड्री में, लाइव स्टॉक पशुधन में केवल जानवरों का अध्ययन नहीं करते हैं, इसके अंदर जो है बच्चों पोल्ट्री और फिशरी को भी इंक्लूड किया गया है। इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइव स्टॉक इंक्लूड्स नॉट ओनली एनिमल्स बट इट इंक्लूड्स मछलियाँ, फिशरीज एंड पोल्ट्री, मुर्गी, पक्षियों के बारे में भी अध्ययन करना है। एनिमल, फिश और बर्ड्स, ये तीनों का कंसेप्ट, ज्वाइंट कंसेप्ट बनता है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट कहता है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म तो बहुत कॉमन चीज़ है, कोई डेयरी जो है दूध उत्पादन जिसमें कहते हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, अगर आप मुर्गी पालन उद्योग शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें जो है अपने फार्म में गुड ब्रीड, अच्छे नस्ल की गाय रखिएगा, अच्छे नस्ल के जानवर रखिएगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है कि वो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होना चाहिए, उनमें जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। गुड ब्रीड का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ये होना चाहिए बच्चों। और सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है बच्चों कि हमारे जैसे गाय में एक देसी गाय, एक जर्सी गाय दूध ज़्यादा देती है लेकिन बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। देसी गाय जो होती है वो दूध का उत्पादन कम होता है लेकिन उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये बात याद कर लो बच्चों। अब है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या है कि
डेयरी फार्म अगर आप खोलिएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है कि अच्छी नस्ल के जानवर को रखिए उसमें। दूसरी बात क्या है, उनको रहने के लिए प्रॉपर अच्छा आवास दीजिए, रहने के लिए अच्छा घर देना चाहिए, उनका जो है साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छा भोजन दीजिएगा, अच्छा चारा दीजिएगा, और बराबर जो है वेटनरी डॉक्टर के कांटेक्ट में चेकअप कराते रहना चाहिए कि जानवर को कोई बीमारी तो नहीं हो गया। ये भी इस भी यही बात कहता है बच्चों कि कोई भी डेयरी फार्म आप खोलते हैं तो क्या क्या बात पर ध्यान देना है कि पहला बात है कि अच्छी नस्ल के जानवरों को लाइए। दूसरा क्या, उनको रहने के लिए अच्छा घर प्रोवाइड करिए, साफ़ सुथरा हवादार होना चाहिए, रोशनी का पानी का व्यवस्था होना चाहिए, उनका भोजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा चारा देंगे तो उनका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तीसरा जो है पानी का भी सप्लाई सूक्ष्म पानी होना चाहिए, और बराबर जो है उन जानवरों को देखभाल में ही करना चाहिए कि भाई उनको बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। उनके लिए प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाइए, उनकी जांच करवाइए, दिखवाते रहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान। उसी तरह से पोल्ट्री फार्म का भी होता है, मुर्गी पालन जो करते हैं लोग, तो वहाँ भी जो है जो मुर्गियाँ जो पालिए उनको देखिए कि भाई वो अच्छे नस्ल की मुर्गियाँ हो। दूसरी बात क्या है, उनमें बीमारी से ग्रसित नहीं हो, और तीसरा उनको भोजन और पानी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, और उनके डिजीज़ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी आपको बराबर कॉशस रहना पड़ेगा कि मेरी मुर्गियों को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। उनको भोजन पानी रख रखाव पर ध्यान करना चाहिए। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तब आपका जो मुर्गी पालन उद्योग काफ़ी फले फूलेगा, 2 पैसा का आमदनी होगा बच्चों। बी कीपिंग में क्या हुआ, मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का नाम है एपिस। क्या नाम है, यहाँ 4 जातियाँ, लेकिन हम इंडिया में जो कॉमन वैरायटी है एपिस इंडिका। क्या नाम बच्चों, एपिस इंडिका। मधुमक्खी क्या देती है साहब, हनी देती है और वैक्स देती है, वी वैक्स कहते हैं, मधुमोम कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रियल प्रोडक्ट क्या है, तो वी वैक्स है। उससे क्या बनता है, कॉस्मेटिक्स और पॉलिसेज, जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में वो काम आते हैं। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, उनके झुंड को क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। मधुमक्खियाँ जो मध बनाती हैं उसके लिए वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स कहाँ से लाती हैं, वो बाग बगीचा से लाती हैं, है ना बच्चों। बाग बगीचा से नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती हैं, और वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स, और वहाँ क्या है मध का निर्माण होता है, और वो मध को जो है अपने बी हाइव में स्टोर कर देती है। मध को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो जिसका आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। मधु का बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है उसमें मध का इस्तेमाल होता है बच्चों। दूसरी बात क्या कहता है कि एक क्वेश्चन आता है पास्चर, जिसको चारागाह भी कहते हैं। पास्चर का मतलब हुआ कि वह बगीचा, वह उद्यान, वह खेत जहाँ से मधुमक्खियाँ नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती हैं, उस उद्यान को, उस ऑर्चर्ड को, उस बगीचा को, उस खेत को पास्चर कहते हैं, चारागाह कहते हैं। ऐसा मत लिख देना बच्चों कि पास्चर का मतलब जहाँ गाय भैंसे भेड़ बकरियाँ चरती है, उसको मत लिख देना बच्चों, नहीं तो लड्डू नंबर आएगा बच्चों। हो गया बच्चों। ये बी कीपिंग को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। उनके घर को कहते हैं बी हाइव कहते हैं। इंडिया में कॉमन वैरायटी क्या है, एपिस इंडिका है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, हनी मिलता है और वी वैक्स मिलता है। रियल प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, वह है मधुमोम है बच्चों, हनी मत लिख देना। उसके बाद जो है बच्चों, उनके घर को बी हाइव कहते हैं। एनिमल ब्रीडिंग एंड टाइप्स। एनिमल ब्रीडिंग इस एनसीईआरटी में ये फोटो याद कर लेना बच्चों। ये चिकन का फोटो है, इसका नाम है लेग हॉर्न। और ये जो गाय का जो फोटो दिया गया है, इसका नाम कोई पूछ देगा फोटो दे करके, इसका नाम जर्सी गाय है। ये कौन है, लेग हॉर्न है। इसका नाम क्या है बच्चों, लेग हॉर्न। आपको दिया गया, इसका ये फोटो दे दिया, ये लेग हॉर्न का फोटो है बच्चों। ब्रीड का मतलब क्या हुआ, ब्रीड का मतलब हुआ बच्चों शुद्ध हिंदी में, शुद्ध देसी भाषा में नस्ल। ब्रीड जो है एनिमल के टर्म में यूज होता है, नस्ल जो है। और वैरायटीज़ जो है बच्चों वो प्लांट्स के संदर्भ में आता है। प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, एनिमल्स की डिफरेंट ब्रीड होती हैं। आप कुत्ता देखते हो, कुत्ता की बहुत सी जातियाँ होती हैं, लेब्राडोर है, एनसीशियन है, बहुत सी वैरायटी है, पामेलियन है, बहुत सी ब्रीड्स होती है। और उसी गाय की बहुत सी ब्रीड होती है ना। दिमाग ब्रीड क्या है, एक नस्ल है। ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल सेम स्पीसीज, जाति के अंदर स्पीसीज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन अगर आ गया बच्चों क्या है, वो है स्पीसीज, जाति।
स्मॉल, और उस जाति के अंदर, एक जाति के अंदर बहुत सी ब्रीड्स होती है, नस्ल होती है, गाय की नस्ल बहुत सारी है, कुत्तों की नस्ल बहुत सारी है, उनको ब्रीड कहते हैं। और स्पीशीज के बारे में पढ़ा चुके हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो आपस में जब ब्रीड करेंगे, प्रजनन करेंगे, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। ये कंसेप्ट है बच्चों स्पीशीज का। तो ब्रीड क्या हो गया? नस्ल। ब्रीड, इस नस्ल किस में आते हैं? एक स्पीशीज के अंदर क्या आती है? ब्रीड आती हैं। तो ब्रीड के जो होंगे उनके पूर्वज एक समान होंगे और बाहर से बाह्य आकृति एक समान होगी। याद कर लेना बच्चों। ब्रीडिंग, दो तरह की ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग जो एक होता है इन ब्रीडिंग, एक आउट ब्रीडिंग। ये कंसेप्ट मैं बच्चों आपको क्लियर कर देता हूँ। इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं, आउट ब्रीडिंग किसको कहते हैं बच्चों। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि क्या लिखता है? रेफर टू ब्रीडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड। एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल है। यहाँ पर एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। यहाँ पर इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग पढ़ने में आपको एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो। एक खानदान, एक खानदान के जो वंशज हैं आपस में ही, एक खानदान के जो उनके जो बाल बच्चे हैं उनके बीच में ही अगर हम शादी ब्याह करा देते हैं बच्चों, तो उसको कहता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या कहता है कि एक खानदान के बाल बच्चों में आपस में ही शादी ब्याह करा देने को इन ब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट खाली क्लियर करना बच्चों कि ये जो एक खानदान है, एक जाति है, एक नस्ल है, एक ब्रीड में आपस में ही, एक वंश में जो आपस में जो भाई बहन हैं उनके बीच में शादी ब्याह को करा देना ही ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट खाली याद कर लेना। वो शादी ब्याह अगर 4 से 6 जनरेशन के बीच में करवा दिया जाता है, जब बाप है, बेटा है, पोता है, परपोता है, तो उनके बीच में ही, भाई बहन के बीच में शादी ब्याह करा देना इनब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन एक ही खानदान एक ही होगा, लेकिन जो एंसेस्टर होंगे वो 4 से 6 जनरेशन के बाद के, परपोता के बाद अगर लेते हैं 3-4 पीढ़ी के बाद के जो बाल बच्चे हैं, भाई बहन, उनके बीच अगर शादी कराते हैं उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं बच्चों। सब कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड, एक ही नस्ल के। यहाँ पर याद कर लो बच्चों, एक खानदान के 4 से 6 जनरेशन, उनके जो भाई बहन के जो है 4 to 6 जनरेशन क्या आप बीच में आपस में शादी ब्याह करा देते हैं बच्चों। इसमें क्या किया जाता है? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को चुना जाता है और उनके बीच में ब्रीडिंग करवा दिया जाता है बच्चों, मेटेड्स। सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल्स आर सिलेक्टेड एंड मेटेड। इनब्रीडिंग से क्या फायदा होगा? इससे यही क्वेश्चन बराबर आता है। होमोजाइगोसिटी याद कर लेना बच्चों और प्योर लाइन याद कर लेना बच्चों। मेंडल पढ़े होगे, मेंडल में कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो इनब्रीडिंग से क्या है कि होमोजाइगोसिटी डेवलप प्रमोट होगा और हमको प्योर लाइन को मिलेगा बच्चों, प्योर लाइन एंड इवॉल्विंग प्योर लाइन्स। याद कर 2 बच्चों पॉइंट याद करना इनब्रीडिंग में, होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया इनब्रीडिंग लिखिएगा। इनब्रीडिंग में क्या हो गया? सेम एंसेस्टर, सेम ब्रीड, सेम एंसेस्टर। सेम एंसेस्टर क्या? पूर्वज में क्या? 4 से 6 जनरेशन। बस इसी पॉइंट को याद कर लो बच्चों, तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन लगातार अगर इनब्रीडिंग करवाएंगे, उनके बाल बच्चों का एक बीच आपस में जब प्रजनन करवाएंगे तो उससे नुकसान क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि फ्रॉम कंटिन्यूस ब्रीडिंग से क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्या होगा बच्चों? इनब्रीडिंग का एक नेगेटिव फीडबैक क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि इसका नेगेटिव फीडबैक क्या है, इससे क्या हानियां हैं, तो लिखिएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप कर जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों? तो इसको ठीक कैसे करेंगे? कैन बी रिस्टोर्ड बाय मेटिंग विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स। अनरिलेटेड सुपीरियर जो एनिमल्स है, क्रॉस ब्रीडिंग से इसको हम लोग रिकवर करते हैं बच्चों। वहाँ पे आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इन ब्रीडिंग में क्या हो गया साहब? इन ब्रीडिंग में क्या हो गया कि ब्रीडिंग जो हो गया सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, लेकिन पॉइंट्स खाली याद कर 4 to 6 जनरेशन होना चाहिए। 4 से 6 भाई बहन का जो आपस में जो है 4 से 6 जनरेशन याद कर लेना।
और इसमें क्या होगा कि फायदा की होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन डेवलप करेगा। इससे नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप करेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी घट जाएगी। हो गया बच्चों। इनब्रीडिंग से क्या होगा कि आपको हार्मफुल क्या कहते हैं, फायदा क्या है, रिमूव्स अनडिजायरेबल जीन्स एंड एक्युमुलेट सुपीरियर जीन। जो हार्मफुल जीन है वो रिमूव होंगे और जो अच्छे अच्छे जीन्स जो हैं वो एक्युमुलेट होंगे बच्चों। ये आप पॉइंट्स याद कर लो। आगे क्या कहते हैं, ऑड ब्रीडिंग। ऑड ब्रीडिंग हम क्या बताए कि ऑड ब्रीडिंग में क्या हुआ कि सेम अनसिस्टर होंगे। अनसिस्टर सेम भी हो सकते हैं, अनसिस्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं बच्चों, याद कर लो। ऑड ब्रीडिंग का 3 एग्जाम्पल है बच्चों, 3 कंसेप्ट है, याद कर लो। जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं वो है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 3 है। आउट ब्रीडिंग का 3 टाइप है बच्चों, याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कभी। आउट ब्रीडिंग का, इन ब्रीडिंग का 2 कंसेप्ट है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या हुआ, सेम अनसिस्टर, सेम ब्रीड, सेम अनसिस्टर। अनसिस्टर क्या, कितने जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक। दूसरा है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग 3 टाइप है, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। जब आउट क्रॉसिंग से फिर क्या आ गया, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर मैं आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देता हूं, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आउट क्रॉसिंग में क्या होगा कि सेम ब्रीड रहेगा, नस्ल वही रहेगी, सेम ब्रीड, लेकिन एंसेस्टर जो है वो एवं 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के बाद, पर पोता के बाद जो संबंध हैं उनके बीच में शादी ब्याह करा देना, उसको कहता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में याद कर लो बच्चों, सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर। इन ब्रीडिंग में क्या बोले, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर। यहां 4 to 6 जनरेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या बोले, सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होंगे, 4 से 6 जनरेशन से एवं का लेते हैं बच्चों। और क्या कहता है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हुआ कि इसमें क्या है, एक ही खानदान के बीच में, इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में खानदान एक ही होगा, एक ही खानदान के भाई बहन के बीच में शादी ब्याह करा देना। तो शादी ब्याह में खाली ध्यान रखना है कि 4 से 6 जनरेशन के पहले शादी करा देना, भाई बहन में, पोता पर पोता में शादी करा देना, इनब्रीडिंग आ गया। लेकिन पर पोता के बाद 4 जनरेशन के बाद शादी ब्याह करा देना, वो आउट क्रॉसिंग हो गया। खानदान एक ही होगा, याद कर लो। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, खानदान अलग अलग होगा, एक गोत्र में शादी नहीं होगी। याद कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको तोड़ के समझा दिया हूं कि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा कि कंबाइनिंग सुपीरियर ट्रेट टू ब्रीड, क्या कहता है, 2 ब्रीड, 2 खानदान। ब्रीड मतलब क्या हुआ, यहां पर नस्ल हो गया, 2 खानदान, 2 डिफरेंट खानदान के बीच में शादी करा देना, 2 डिफरेंट गोत्र के बीच में शादी करा देना, ठीक नहीं, जिसमें एक का सुपीरियर मेल दूसरे के सुपीरियर फीमेल को हम लोग आपस में मीटिंग करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्रॉस ब्रीडिंग का हिसाडेल, हिट क्वेश्चन है बच्चों। हिसाडेल क्या है, सिप भेड़ की एक जाति है। क्वेश्चन पूछेगा हिसाडेल क्या है साहब, हिसाडेल जो है वैरायटी ऑफ द सिप है। कौन डेवलप किया, डेवलप्ड बाय पंजाब। कौन डेवलप किया, पंजाब डेवलप किया। ये जो भेड़ की जो जाति है उसका नाम है हिसाडेल। ये किससे डेवलप हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप हुआ। ये कहां किसकी वैरायटी हिसाडेल, सिप का। कहां डेवलप हुआ, पंजाब में। क्रॉसिंग पूछता है, किसका क्रॉस करवाया गया भाई, तो मैरिनो रैम और बीकानेरी ईव, मैरिनो रैम और बीकानेरी ईव। याद कर लो, भेड़ की जाति है, एक भेड़ है एक भेड़नी है। अब क्वेश्चन पूछे कौन मेल है कौन फीमेल है, मैं आपको एकदम समझा देता हूं बच्चों। मेल जो होगा एम, मैरिनो रैम, एम से मेल एम से मैरिनो। याद कर लो बच्चों, एम से मेल एम से मैरिनो। बस इसी पॉइंट जड़ को पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा परीक्षा में। अगर क्रॉस करा दिया, पूछ दिया कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो घबराना नहीं मेरे बच्चों। मेल, एम से मेल एम से मैरिनो रैम। मैरिनो रैम क्या है, मेल है, खुद बोल रहा है मेरा बायोलॉजी, यहां रटना नहीं है। और दूसरा बीकानेरी ईव क्या होगा, ईव फीमेल। देखो फीमेल में क्या लास्ट में ई है, यहाँ ई है, फीमेल। फीमेल क्या है सर, बीकानेरी ईव फीमेल है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे देखिए, इन इसलिए याद कर लो हिसाडेल किसका कहे, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल हिसाडेल है। हिसाडेल क्या है, सिप है। कहां डेवलप हुआ, पंजाब में डेवलप हुआ। भेड़ की एक जाति है, किसका क्रॉस हुआ, मैरिनो रैम बीकानेरी ईव। क्वेश्चन पूछ दिया कौन मेल है, तो एम से मैरिनो एम से मेल। कंसेप्ट क्लियर बच्चों। आगे आइए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन।
दो अलग अलग जातियों के बीच में, जैसे दो अलग अलग जातियों के बीच में आपस में जो ब्रीडिंग करवाते हैं उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उन जातियों में नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आपको जो है चूहा की शादी जो है आपको किसी दूसरे से करवा देंगे, चूहा की शादी किसी दूसरे से करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। बच्चों मैं बता रहा था और इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग दो तरह के होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में याद क्या करना है बच्चों, में पढ़ाया कि सेम ब्रीड होंगे, नस्ल एक होंगे और जो है एंसेस्टर भी सेम रहेंगे बच्चों। एंसेस्टर में ध्यान रखना 4 to 6 जनरेशन। इन ब्रीडिंग में फ़ायदा क्या है कि इन ब्रीडिंग में जो है होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन करेक्टेड इवॉल्व करते हैं, सुपीरियर जिन का एकुमुलेशन होता है, हार्मफुल जिन का रिमूवल होता है बच्चों। लेकिन इसका नेगेटिव फीडबैक क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है बच्चों। क्या आता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने से क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ऑड ब्रीडिंग के बारे में बताया कि ऑड ब्रीडिंग में क्या है, 3 तरह के होते हैं, याद कर लो। ऑड क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑड क्रॉसिंग में क्या होगा कि सेम ब्रीड होगा और डिफरेंट एंसेस्टर होंगे। 4 to यहाँ पर जो डिफरेंट एंसेस्टर जो होंगे पूर्वज वो 4 to 6 जनरेशन लिया जाता है बच्चों, याद कर लो। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है कि आपको डिफरेंट ब्रीड रहेंगे, 2 डिफरेंट ब्रीड ले रहेंगे, 2 डिफरेंट नस्ल के जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाया जाता है। 2 अलग अलग खानदान होंगे। ब्रीड मतलब क्या हो, 2 अलग अलग नस्ल के जानवरों के बीच में जब ब्रीडिंग करवाया जाएगा उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। उनके 2 अलग अलग खानदान होंगे। यहाँ खानदान एक है इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में खानदान एक है, लेकिन पूर्वज एक में 4 to 6 जनरेशन, एक में बिलो 4 to 6 जनरेशन। यही पॉइंट को याद कर लो बच्चों। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल क्या है, हिसारडेल। हिसारडेल क्या है, भेड़ है, सिप है। को कहाँ डेवलप किया गया, पंजाब में। किसका क्रॉस है, मैरिनो रैम और बीकानेरी ईव का। अब मैरिनो रैम कौन मेल है कौन फीमेल है, इसका कंसेप्ट एम से मैरिनो एम से मेल याद कर लो बच्चों। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग स्पीसीज ही अलग अलग है, लेकिन वो स्पीसीज में काफ़ी समानताएं हैं। नॉर्मल कंसेप्ट ये कहता है कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में प्रजनन नहीं होती है। जैसे आप हाथी और कुत्ता के बीच में शादी बच्चे नहीं करा सकते हैं, ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप गधा और घोड़ा के बीच में वैज्ञानिकों ने क्रॉस करवाया, जो ऑफस्प्रिंग बना वो डेफिनेटली अनफर्टाइल होगा, स्ट्राइल पाए गए। लेकिन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग 2 डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराया गया। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, म्यूल है। म्यूल को शुद्ध भाषा में खच्चड़ कहते हैं। अब बराबर परीक्षा में पूछ देगा कि म्यूल किसका क्रॉस है। ये तो याद है भाई कि गधा और घोड़ा का है, कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ये कैसे याद होगा। इसका फार्मूला है बच्चों कि म्यूल मतलब खच्चड़ हो गया, और फार्मूला है जिसका बाप गधा, क्या है क्या बोले, बाप गधा बेटा खच्चड़। तो बाप गधा, तो बाप क्या हो गया, मेल डोंकी। क्या हो गया, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। याद हो गया बच्चों। म्यूल का और जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा तो हेनी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, हेनी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ये म्यूल क्या है, खच्चड़ क्या है, स्ट्राइल होता है। क्या है बच्चों, स्ट्राइल है बच्चों, याद कर लो। म्यूल किसका है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। म्यूल में क्रॉस किसका हुआ, फॉर्मूला पता है, बाप गधा बेटा खच्चड़। बाप गधा तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, और इसको उल्टा कर दीजिएगा, अगर मेल हॉर्स कर दीजिएगा और इधर मेल का फीमेल कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा हेनी। क्या हो जाएगा बच्चों, HENNY हेनी हो जाएगा बच्चों। अब आपको ये फोटो दिखाया गया बच्चों, फोटो में देखिए, ये आपको हिसारडेल का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि हिसारडेल का जो आपको फोटो दिखाया गया है बच्चों, ये मैरिनो रैम और बीकानेर ईव का जो है ये है आपको हिसारडेल जो है, इस सिप की एक वैरायटी है जो दिखाया गया बच्चों, मेल और फीमेल। ये आपका हॉर्स है, ये आपका म्यूल है, ये हॉर्स और ये गधा मेल डंकी, बाप गधा बेटा खच्चड़। बाप गधा मेल डंकी फीमेल हॉर्स पे क्रॉस कराया गया, म्यूल बना, ये खच्चड़ है। इसको जो है क्या बोलते हैं, स्ट्राइल होता है बच्चों। अब है मल्टीपल ओवुलेशन टेक्निक। क्वेश्चन पूछेगा बराबर परीक्षा में, MOET का फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो टी से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है बच्चों, ये कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट पहले समझ लो, उसके बाद इधर समझने में आसान होगा। अगर हमारे पास कोई गाय है,
या कोई कैटल्स हैं, हम चाहते हैं कि हमको उनसे ज़्यादा बच्चा मिले एक बार में और ज़्यादा दूध मिले, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का अप्लाई किया जाता है। नॉर्मल कंसेप्ट ये है बच्चों कि एक गाय एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे का जन्म 9 से 10 महीना में होता है, नॉर्मली 10 महीने में। ह्यूमन के केस में 9 महीना, और जानवर ये जो गाय है उसमें 10 महीना में वो प्रेग्नेंट होती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि हमको, मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरे दिमाग में क्या है कि हमको ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा दूध मिले, उसके लिए क्या किया गया बच्चों, इसमें कुछ नहीं किया गया। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। एक हार्मोन है FSH, नॉर्मल फीमेल, चाहे मेल फीमेल हो और चाहे फीमेल जो है, जो लड़कियां जो है, जो फीमेल हैं, नॉर्मली एक मंथ में एक एग को लिबरेट करती हैं। यहाँ पर FSH हार्मोन के डालने से जो है मदर के बॉडी में FSH हार्मोन, गाय के देही में FSH हार्मोन को डाल देंगे, उससे क्या है एक बार में 8 से 10 एग्स का फॉर्मेशन होगा, लिबरेट करेंगे। वो 8 से 10 एग को क्या करेंगे कि मेल के सीमेन से उसको डाल देंगे, इंसेमिनेशन करवाएंगे, सुपीरियर बुल का जो सीमेन है वो फीमेल के बॉडी में डाल देंगे, तो 8 से 10 जो अंडे हैं वो सब फर्टिलाइज करेंगे। 8 से 10 अंडे जब फर्टिलाइज होंगे जायगोट बनेंगे, 8 से 10 जायगोट बन गए। अब वो जायगोट जो बनेंगे, वो जायगोट को हम मदर के बॉडी में, जिसको जेनेटिक मदर कहते हैं, उन मदर के बॉडी में उसको 8 से 32 सेल स्टेज तक ग्रोथ होने देंगे। जब वो 32 सेल के जब हो जाएंगे, 8-10 जायगोट, तो उसको क्या करेंगे कि उन मदर के बॉडी से निकाल लेंगे और निकाल करके अलग अलग डिफरेंट गाय को लेकर के उनके बॉडी में उसको इम्प्लांट कर देंगे बच्चों। तब क्या होगा कि मेरी एक गाय से के बच्चे मिले, 8 से 10 बच्चे एक साथ हमको मिल गए। और जब वो 8 से 10 बच्चे क्या हो गए, 9-10 महीना में ही हमको 8 से 10 बच्चे मिल गए, और हमको क्या है कि उन बच्चों से डेफिनेट है कि हमको ज़्यादा दूध भी मिल गए। तो यही कंसेप्ट है बच्चों। और इसमें मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और मल्टीपल ओवुलेशन कैसे हुआ, FSH नाम के हार्मोन को फीमेल के बॉडी में डाल देंगे, गाय पे, इसको जेनेटिक मदर कहते हैं। और जब जायगोट को जब 7-8 अलग अलग गायों में डालेंगे, बॉडी में उसको इम्प्लांट करेंगे, उस मदर को सरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सरोगेट मदर कहते हैं। इन दिस मेथड कॉ इज गिवन हार्मोन, हार्मोन का नाम क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करेगा, एक बार में 6 से 8 अंडा बनाएगा। प्रोडक्शन कितने हो गए, 6 से 8। नॉर्मल कितने हो रहे थे, 1 अंडा। अब उस क्या करेंगे कि वो अब उस फीमेल के बॉडी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। इंसेमिनेशन कराने से क्या होगा कि भाई जो जितने भी एग्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे, जायगोट बनेंगे। जायगोट जब 8 से 32 सेल के स्टेज में आ जाएंगे तो उनको वहां से निकाल करके कहाँ डाल देंगे, सरोगेट मतलब डिफरेंट दूसरे जो गाय हैं उनको उनके बॉडी में उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो जो ओरिजिनल मदर थी उनको जेनेटिक मदर कहे, और जो जिनके बॉडी में जायगोट को डाला गया उनको सरोगेट मदर कहेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा मिल्क यील्ड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये दूध को बढ़ाने में, या जो है आपको मान लीजिए कि उसका जो उसके जो मीट है, मीट जो है, एक वर्ड आया लीन मीट। लीन मीट क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों की, लीन मीट क्या है। लीन मीट मतलब हो गया कि जिस मीट में लिपिड की मात्रा काफ़ी कम है। इस तरह से इस टेक्नोलॉजी से, MOET टेक्नोलॉजी से हमको क्या मिल गया, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बच्चे मिल गए और ज़्यादा दूध हमको मिल गया बच्चों। ये क्वेश्चन बराबर आता है, बहुत हिट क्वेश्चन इस बार का है बच्चों। अब बी कीपिंग आपको पढ़ा ही चुके हैं आपको कि बी कीपिंग मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में क्या है कि जो मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खी से हमको क्या मिलता है, हनी मिलता है, और क्या मिलता है बच्चों, वी वैक्स मिलता है। वी वैक्स का यूज क्या है, कॉस्मेटिक और पॉलिश में है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है उसका नाम क्या है, एपिस इंडिका है बच्चों। मधुमक्खी का जो झुंड में चलते हैं उन झुंड को क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। मधुमक्खी आजकल एक उद्योग के रूप में ले लिया है। उस उद्योग का नाम क्या है, इंडस्ट्री का नाम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको, कॉटेज इंडस्ट्री। याद करो पास्चर क्या हुआ, जहां से वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स को वो लाते हैं बच्चों। फिशरीज के और फिशरीज
के बारे में कंसेप्ट कर लो कि क्लियर कर बच्चों कि फिशरीज में क्या हुआ। मछली दो तरह की है, एक मछली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, एक मछली समुद्र के मैराइन फिश होती है। एक फ्रेश वाटर फिश जो झील तालाब पोखरा में पाई जाती है उसको फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल बताइए। इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ, फॉर्मूला है RCC। क्या बोलो बेटा? RCC, रोहू कतला कॉमन कार्प। फॉर्मूला याद कर लो, FRC फ्रेश वाटर, रोहू कतला कॉमन कार्प। RCC याद कर लो, ये आपको कभी आपको फेल नहीं होने देगा। दूसरा है मेराइन फिश, क्वेश्चन बराबर पूछेगा, 4 एग्जाम नाम दे देगा, पूछेगा कौन मेराइन फिश है जो खाने के योग्य है। तब साहब उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है SHMP, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। S का सार्डिन, H से हिल्सा, M से मैकरेल, और कैसा? P से पॉम्फ्रेट। SHMP याद कर लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक होता है, कभी फेल नहीं करेगा मेरे बच्चों। दूसरा क्या है? पॉम्फ्रेट से क्वेश्चन आता है। पॉम्फ्रेट क्या है साहब? पॉम्फ्रेट क्या है? ये एग्जॉटिक फिश है जो बाहर से मंगाया गया, हमारे देश के समुद्र में इसको पाला पोसा गया, ये खाने के काम आता है। एडिबल फिश है। क्या है बेटा? एडिबल फिश है। दूसरा है कि फिशरीज क्या है? पीसी कल्चर फिशरीज, बराबर क्वेश्चन आएगा, आपको कंसेप्ट को टेस्टिंग करेगा एग्जामिनर कि पीसी कल्चर में खाली ट्रू फिश का रियरिंग होता, पालते हैं पोसते हैं ट्रू फिश का। और लेकिन फिशरीज क्या है? एक उद्योग है। क्या है बेटा? फिशरीज इज एन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में 3 काम होता है। PSC मछलियों को पकड़ना, पालना और उनको बेचना, ये याद कर लो। आपका कैचिंग, सेलिंग और प्रोसेसिंग, PSC फिशरीज इज एन इंडस्ट्री। फिशरीज में 3 काम हुआ। PSC हुआ मछली को पकड़ना, उसको पालना पोसना और उनको प्रोसेस करके उनको फिर बेच देना। PSC याद कर लो बच्चों। और इसमें मछली पालन फिशरीज में खाली मछली नहीं आते हैं, ये भी याद कर लो। खाली मछली का पालन जो होगा वो पीसी कल्चर में आएगा, लेकिन फिशरीज में जो है फिश, सेलफिश और आपका क्रस्टेशियंस, प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, एडिबल ऑयस्टर, ये सारे चीज़ आते हैं बच्चों। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। फिशरीज और पीसी कल्चर में कंफ्यूजन कभी मत करना। पीसी कल्चर में ट्रू फिश और फिशरीज में ट्रू फिश, सेलफिश और आपको क्रस्टेशियंस, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर और एडिबल ऑयस्टर आते हैं बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। ब्लू रिवॉल्यूशन क्रांति, 3 क्रांति आएगी, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। नीली क्रांति में क्या है कि फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाना। व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। और याद कर लो, ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया आपका क्या? इंक्रीज इन प्रोडक्शन और मछली के उत्पादन को बढ़ाना, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति कहते हैं। एक्वा में क्या हुआ? एक्वा का मतलब हुआ बच्चों पानी। पानी कैसा होता है? मीठा पानी, खारा पानी। पानी में प्लांट भी उगते हैं और पौधे भी उगते हैं। तो हम एक्वा पानी में कल्चर कर रहे हैं, किसको? फ्लोरा और फौना को। क्या कर रहा? फ्लोरा में क्या हुआ? फ्लोरा हो गया आपका, और फौना प्लांट और एनिमल्स को प्लांट में ग्रोथ, पानी में ग्रो कराइए जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको एक्वा कल्चर कहा जाता है बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया। पीसी कल्चर में फिश फार्मिंग, ट्रू फिश आता है। कंसेप्ट ये क्लियर करो बच्चों, और यहाँ कोई टेंशन आपको नहीं करना है। अब आगे देखिए, फिर आपको आ गया कि जो आपको पढ़ा है कि आपको फ्रेश वाटर फिश का फॉर्मूला FRC, RCC, रोहू कतला कॉमन कार्प। मेराइन फिश का कौन एडिबल है? SHMP, सार्डिन, हिल्सा, मैकरेल और पॉम्फ्रेट, याद कर लो बच्चों। पीसी कल्चर में ट्रू फिश और फिशरीज में ट्रू फिश, सेलफिश, प्रॉन, लॉबस्टर, वेस्टर, ये सभी सारे आते हैं। फिशरीज क्या है? एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है जिसमें क्या चीज होता है? 3 काम होता है, PSC होता है। इतना कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या हुआ? ब्लू रिवॉल्यूशन में मतलब मछली के उत्पादन को बढ़ाना, नीली क्रांति। एक आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, इसमें एग्रीकल्चर को, फूड ग्रेन्स को, उत्पादन को बढ़ाना को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो लिखिएगा MS स्वामीनाथन। अगर खाली क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जनक कौन है हरित क्रांति के, तब नॉर्मन ई बोरलॉग लिखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत अगर आ गया तो MS स्वामीनाथन लिखिएगा बच्चों। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर हैं, जो फूड है, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं,
उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो इसमें कैसे बढ़ाया भाई, क्या काम, कब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन आएगा 1960 के दशक में आया, 1960 के दशक में आया। तो ये प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, ज्यादा पूछेगा गेहूं का या चावल का, तब बोलेगा व्हीट का कितना गुना, 7 गुना, चावल का पैडी का कितना गुना, 3 गुना। याद करिएगा बच्चों, क्यों प्रोडक्शन बढ़ गया, इतना हाई प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन में सेमी डॉर्फ वैरायटी का यूटिलाइजेशन हुआ, बौनी प्रजातियों का यूटिलाइजेशन हुआ। पढ़ाएंगे बच्चों आपको कि जैसे व्हीट में जो है, गेहूं में जो है कल्याण सोना, सोनालिका का नाम काफ़ी आएगा, राइस में JR रत्ना का नाम याद कर लीजिएगा बच्चों, ये सब चीज़ आपको याद कर लीजिएगा। और कितना गुना बढ़ा, व्हीट में 7 गुना और राइस में जो है आपको ये चीज़ आएगा बच्चों। अब इस चैप्टर में क्या दिया गया भाई कि आपको डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या क्या काम करेंगे कि भाई हमको नया ब्रीड बनाना है, हाइब्रिड वैरायटी बनाना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स याद कर लो, 5 स्टेप्स याद कर लो बच्चों, 1 2 3 4 5। पहला है कि डिफरेंट कोई भी सीड में, बीज में जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, उनके जो एलील्स होते हैं, उन सारे को कलेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है कौन हमारे यूजफुल हैं, उनको कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ गिवन क्रॉप, उसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीन जितने एक सीड के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, उनके जितने एलील्स हैं, सबके कलेक्शन को जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहा जाता है। सेकंड स्टेप इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद उस जर्म प्लाज्म में ये एवेल्यूएट किया जाता है कौन हमारे लिए उपयोगी हैं, फिर जो उपयोगी होंगे उनके बीच में आपस में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, ये वर्ड कहता है। और वो जो क्रॉस हाइब्रिड कराने के बाद जो प्लांट तैयार होंगे उनको फिर टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे बता, सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसको फिर कमर्शलाइजेशन, जब वो टेस्टिंग में वो पास कर जाएगा, देखा कि जिस चीज़ को हमको चाहिए था वो चीज़, वो गुण उस प्लांट में, पौधा में आ गया, तो उसको जो है फिर हम रिलीज कर देंगे बाजार में बेचने के लिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। यहाँ पर एक चीज़ याद करना है बच्चों, वो क्या है कि इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बराबर आता है कि पूरे जो न्यू हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करेंगे वो इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में उसको ग्रोथ करवाएंगे। और 3 कंसेक्यूटिव सेशन, यहाँ पे याद कर लो बच्चों कि इसी वर्ड को याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनता है, इवोल्यूशन इज फॉलोड बाय टेस्टिंग इन फार्मर फील्ड। फार्मर के फील्ड में, किसान के खेत में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में डिफरेंट जो फार्मर के फील्ड हैं, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वहाँ उसको टेस्ट करेंगे। कितने सीजन में, 3 डिफरेंट सीजन में, यही 3 का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 कॉन्सिक्यूटिव सीजन में उसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर उस वैरायटी को बाजार में रिलीज कर देंगे बच्चों। अब आ गया आपको कि यहाँ पर दिखाया गया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सम इंडियन क्रॉप, व्हीट के बारे में। व्हीट पर जो काम हुआ नॉर्मन ई बोरलॉग, व्हीट का जो वैरायटी है सोनालिका और कल्याण सोना। आपका NCERT के किताब में एक फोटो दिया हुआ है कल्याण सोना का, वो SD 1553 का क्वेश्चन पूछ दिया, SD 1553 किसका वैरायटी है, तो व्हीट का वैरायटी है, सोनालिका का वैरायटी है, याद कर लीजिएगा बच्चों। राइस में जो सेमी डॉर वैरायटी है, राइस में जो सेमी डॉर वैरायटी डेवलप किया गया, वो किससे डेवलप किया गया, तो 2 याद कर लीजिए, एक IR8 है बच्चों, एक ताइचुंग नेटिव है। ताइचुंग नेटिव कहाँ से आया, ताइवान से आया। IR8 किसने डेवलप किया, फिलीपींस, IRR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, उसने एक वैरायटी डेवलप किया IR8। ताइवान के लोगों ने, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ताइचुंग नेटिव 1 नाम के वैरायटी डेवलप किया, इससे सेमी डॉर वैरायटी को डेवलप किया गया, याद कर लो बच्चों। जिया और रत्ना किसकी वैरायटी, सेमी डॉर वैरायटी है, किसका, राइस का, कहाँ डेवलप किया गया, इंडिया में। कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। शुगर केन जिसको केतारी कहते हैं, मक्का जिसको गन्ना कहते हैं, शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर केन गन्ना के रस को सक्रोज कहते हैं, इससे चीनी बनता है, इससे गुड़ बनता है। गन्ना की 2 वैरायटी है, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया को जो वैरायटी है उसको सैक्रम बारबेरी कहते हैं, बी से बिहार, बी से बारबेरी। और पूछेगा कौन गुड क्वालिटी, कौन बैड क्वालिटी, तो जो नॉर्थ इंडिया में जो है जिसको कहते हैं सैक्रम बारबेरी, बी से बारबेरी, बी से बिहार और बी से बैड क्वालिटी, याद कर लो बच्चों। बी से बारबेरी, बी से बिहार, बी से बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी का मतलब क्या, उस गन्ना में, गन्ना का स्टेम, हम लोग ना स्टेम में उसका रस होता है, उस स्टेम में थिक स्टेम, यहाँ जो गन्ना का जो निकलता है नॉर्थ
हम लोग बिहार में चाहे नॉर्थ इंडिया में वो पतला होता है, उसमें रस कम होता है, जबकि साउथ इंडिया का जो गन्ना है उसको क्या कहते हैं, सैक्रम ऑफिसाइनेरम। क्या कहते हैं बच्चों, सैक्रम ऑफिसाइनेरम। कहाँ ग्रो किया, साउथ इंडिया में। बारबेरी, बी से बारबेरी, बी से बिहार, याद कर लो। अब बी से बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी मतलब क्या हो गया, स्टेम पतला होगा, उसमें रस जो है कम होगा। सैक्रम ऑफिसाइनेरम कहाँ है, ये साउथ इंडिया में है। इसमें क्या है, इसमें रस ज़्यादा है, स्टेम मोटे होते हैं और इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऑफिसाइनेरम को उठा करके सीधे ले आया और नॉर्थ इंडिया में लगाया, लेकिन ग्रोथ नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ नहीं उपजा। वो ये जो वैरायटी है ये नॉर्थ इंडिया में, बिहार में उपजा ही नहीं। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, दोनों का क्रॉस करवा दिया और क्रॉस करवा करके जब गन्ना उपजाया तो गन्ना एकदम लहलहा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिलेट्स मतलब इसको कहता है मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मकई को मिलेट कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं। ये जो मिलेट्स का जो वैरायटी डेवलप, हाइब्रिड वैरायटी डेवलप किया गया, उसमें क्या खास था भाई, वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी में भी ज्वार, बाजरा, मकई जब ग्रो कर जाए उसको कहता है हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। तो मिलेट्स क्या हो गया, मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या आ गया, ज्वार, बाजरा और मकई आ गए। इसमें क्या हाई, इसका जो हाइब्रिड वैरायटी में क्या खास बात था, वाटर स्ट्रेस, पानी के कमी में भी, जहां पानी का शॉर्टेज वहां भी ये ग्रोथ कर गए बच्चों। यहां पर जो फोटो दिया गया है बच्चों, ये सोनालिका का है। क्या बताया, HD 1553। क्या लिखा है, HD 1553 किसका वैरायटी है, लिख दीजिएगा सोनालिका का। ये NCERT का फोटो है बच्चों, HD 1553 सोनालिका की वैरायटी है। ये किसका है, ये गार्डन पी का है। गार्डन पी का वैरायटी का नाम क्या, 1542। क्या नाम है, 1542। याद, कोई अगर फिगर याद कर लो, दूसरा फिगर आपको याद करवाते हैं। 15 दोनों में कॉमन है। वीट की वैरायटी सोनालिका 1553, 1542, 15 दोनों में कॉमन है। 4 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 3, तो 1553 क्या हो गया, तो किसका वैरायटी हो गया, इसका हो गया। एक को याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। या 5 में घटाओ 4, 3 में घटाओ 2, तो याद हो गया बच्चों। 1542 किसका भी, पी मतलब पी, गार्डन पी जो कहते हैं, मटर कहते हैं। इसका वैरायटी का 1542 क्वेश्चन पूछ दिया, किसका है, गार्डन पी का है, मटर का है। सोनालिका का जो हाइब्रिड वैरायटी का नाम 1553, अगर क्वेश्चन आ गया तो याद कर लीजिएगा, इसका है। अब आइए क्या कहता है कि आपको इसमें कहता है प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट। कहता है क्या है कि जो हमारे देश में बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई जो पैथोजन कहते हैं कि जो प्लांट के क्रॉप के यील्ड को कम कर दें, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और कवक, ये कितना 20 to 30% हमारे जो पैदावार को कम करते हैं। कभी कभी तो फुल लॉस कर देते हैं, पूरा कहानी स्वाहा हो जाता है। तो ये जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को जो डेवलप किया गया, ये किस तरीके से डेवलप किया, क्वेश्चन यहां पर बनता है बच्चों, वो याद कर लो। हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के द्वारा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया गया। और एक नया मेथड आ गया, म्यूटेशन मेथड। क्या नाम याद बच्चों, म्यूटेशन मेथड। ये म्यूटेशन मेथड में आपको पढ़ाया था मूंग बीन के बारे में। मूंग बीन डेवलप्ड बाय म्यूटेशन मेथड, उसमें 4M का फॉर्मूला आपको दिए थे, पिछला बार वीडियो में आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है। कोई परीक्षा दुनिया का दो, इंडिया का, चाहे मेडिकल दो, एग्रीकल्चर दो, 12th का परीक्षा दो, इसको रट लेना, किताब कॉपी में लिख करके दीवार में साट के रट लो बच्चों। वीट की जो वैरायटी है हिमगिरी है। वीट की वैरायटी का नाम क्या है, हिमगिरी है। किस बीमारी, हिमगिरी जो नई वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है, तो बोलिएगा वीट की वैरायटी है। कौन बीमारी से रेजिस्टेंट है, तो याद कर लीजिए रस्ट और बंट। क्या आपको याद करना है, रस्ट और बंट। मेरे बच्चों आपको रटना, मैं आपको याद कराता हूँ। वीट याद कर लो, W से वीट, H लिखा हुआ, H का मतलब हो गया हिमगिरी। हमको रटना नहीं है, सब यही बोल रहा है। W से वीट, H का मतलब हो गया हिमगिरी, S से हिलबंट और रस्ट, याद हो गया। हम काहे के लिए हम इधर याद करेंगे, हिमगिरी किसका वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। किससे रेजिस्टेंट है, एस से हिमगिरी, एस से हिलबंट, याद हो गया। बंट और रस्ट जो है ये फंगल डिजीज है, तो उससे ये रेजिस्टेंट है। मस्टर्ड जिसको सरसों कहते हैं, मस्टर्ड क्या कहते हैं, सरसों कहते हैं। ये सरसों जो है में जो है इसका जो वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम।
पूछा सब में कॉमन रहेगा। ये स्वर्णिम, स्वर्णिम किसका वैरायटी है? सरसों का है। इसका नाम है करण राई भी कहते हैं। किससे रेजिस्टेंट है? व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है बच्चों, याद कर लो। स्वर्णिम पूछा, स्वर्णिम किसका वैरायटी है? सरसों का वैरायटी है। और किससे रेजिस्टेंट है ये? व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी से ये रेजिस्टेंट है। ये व्हाइट रस्ट बीमारी का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, फूलगोभी कैसा होता है? गोरा होता है। फूलगोभी कैसा है? व्हाइट होता है। सुभरा, सुभरा मतलब व्हाइट, तब सुभरा और स्नोबॉल K1, सुभरा और स्नोबॉल किसका वैरायटी है? कॉलीफ्लावर फूलगोभी का वैरायटी है। अब फूलगोभी पर काला काला जो लग जाता है उसको ब्लैक रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक रॉट कहते हैं। तो वो जो काला काला हो गया उसको ब्लैक रॉट कहते हैं या ब्लैक रॉट कहते हैं। ब्लैक रॉट जो है इससे रेसिस्टेंट वैरायटी है कौन? सुभरा और स्नोबॉल, याद कर लो। कॉलीफ्लावर, फूलगोभी शुभ होता है, व्हाइट होता है। सुभरा व्हाइट, स्नोबॉल, सुभरा और स्नोबॉल किसका वैरायटी है? फूलगोभी का है। फूलगोभी में ऊपर काला काला जो लग जाता है उसको ब्लैक रॉट कहते हैं, उसका रेसिस्टेंट वैरायटी है बच्चों। दूसरा याद कर लीजिए कि आपको फिर है कॉपी। कौ मतलब गाय, गाय कैसी होती है? कोमल होती है। और किससे रेसिस्टेंट है? बैक्टीरियल ब्लाइट से। किससे रेसिस्टेंट बच्चों? बैक्टीरियल ब्लाइट से रेसिस्टेंट है। पूसा कोमल किसकी वैरायटी है? कॉपी का, कॉपी का वैरायटी है, रेसिस्टेंट बैक्टीरियल ब्लाइट से। चीली, चीली क्या हो गया? मिर्चा, मिर्चा को कहते हैं। इसका वैरायटी सदाबहार, कोई भी सब्जी में मिर्चा पड़ता है, धनिया पड़ता है, आदि पड़ता है। चीली क्या है? मिर्चा। सदाबहार किसकी वैरायटी है? चीली का। किससे रेसिस्टेंट है? वायरस से। वायरस से होने वाले सारे बीमारी को मोज़ेक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक कहते हैं। तो ये किससे रेसिस्टेंट है? चीली मोज़ेक वायरस या टिम्बी टोबैको मोज़ेक वायरस से ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। याद कर लीजिए, चीली का वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार किसका वैरायटी है? क्वेश्चन पूछ दिया, मिर्चा का। मिर्चा में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, याद कर लो बच्चों। और मिर्चा का हमारे टेस्ट में कोई टेस्ट वर्ड नहीं होता है, ये भी बर्निंग सेंसेशन है, ये भी याद कर लो बच्चों। ये पूछा सदाबहार मिर्ची की वैरायटी है, किससे रेसिस्टेंट है? वायरल डिजीज, नाम क्या? चीली मोज़ेक वायरस या TMV, याद कर लीजिए बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया। वीट में हो गया, हिमगिरी किसका वैरायटी है? वीट का। और किससे रेसिस्टेंट है? हिलबंट और रस्ट से। मस्टर्ड का वैरायटी का नाम है पूसा स्वर्णिम, करण राई कहते हैं, व्हाइट रस्ट से रेसिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर, सुभरा और स्नोबॉल किसकी वैरायटी है? कॉलीफ्लावर की, फूलगोभी की है। किससे रेसिस्टेंट है? ब्लैक रॉट से। कोमल, कोमल कौन कोमल होती है? गाय, गाय माता हमारी। कॉपी कोमल होती है, किससे रेसिस्टेंट है? ये आपका बैक्टीरियल ब्लाइट से रेसिस्टेंट बच्चों। और आपका चीली सदाबहार किसका वैरायटी है? चीली का, मिर्चा का। किससे रेसिस्टेंट है? मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट है बच्चों। अब आगे देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में याद कर लीजिए जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल आप याद कर लो। म्यूटेशन ब्रीडिंग में, म्यूटेशन में क्या हुआ? म्यूटेशन का मतलब वो चेंज इन द जीन, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के जो नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे क्या है? कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, उसको म्यूटेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन पर वर्क किसने किया था? हुगो डी वेरिज ने किया था, याद कर लो बच्चों। तो ये म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द जीन सीक्वेंस, जीन का जो सीक्वेंस है, DNA का जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया गया। जब परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा? कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। जब CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, और उसको उलट दो, है उलट दोगे तो उसका जब अल्फ़ाबेट्स को चेंज करोगे तो उसका नया मीनिंग, नया वर्ड बन जाएगा। वही हिसाब बायोलॉजी में है, जीन के सीक्वेंस को जब चेंज करेंगे तो नया करैक्टर डेवलप कर जाएगा बच्चों। जीन किसका बना है? नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो वो नया करैक्टर डेवलप कर जाएगा। म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन इज ए प्रोसेस इन विच जीन के सीक्वेंस को हमने चेंज कर दिया और चेंज करके एक डिजायर्ड रिजल्ट, जो चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ को हमने पैदा किया। तो एग्जाम्पल आप याद कर लिए मूंग बीन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में क्या बताया? 4M का फॉर्मूला दिए, एकदम रट लो। 4M, M से मूंग बीन, M से मूंग बीन डेवलप्ड बाय म्यूटेशन, M से मूंग बीन, M से म्यूटेशन, M से मिल्ड्यू, M से मोज़ेक। 4M याद कर लो बच्चों, यही आपका बेड़ा पार करेगा। 4M पहला मूंग बीन डेवलप्ड बाय म्यूटेशन, रेजिस्टेंट टू, फिर M क्या आ गया? मिल्ड्यू और मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट है। 4M का फॉर्मूला याद कर लो बच्चों।
अब कहता है कि भिंडी के बारे में, जिसको भिंडी कहते हैं, रमतोड़ाई कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बिहार में, रमतोड़ाई या भिंडी कहते हैं। भिंडी का जो वैरायटी है इसका नाम है परभनी क्रांति। क्या नाम है बेटा? परभनी क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा परभनी क्रांति किसका वैरायटी है, तो बोलेगा भिंडी का वैरायटी है। किससे रेसिस्टेंट है, तो ये जो है याद कर लीजिए, येलो मोजैक वायरस। ये वायरस मोजैक जहां भी आवे, आंख मूंद के वायरस मार देना, विषाणु मार देना। जहां भी रस्ट आवे, बंट आवे, स्मट आवे, आंख बंद करके फंगाई मार देना। कोई उसमें देखना नहीं है बच्चों। बीमारी में लगे रस्ट, बंट, स्मट किसके द्वारा होता है? सीधे मारो, फंगाई, कवक के द्वारा होता है। मोजैक डिजीज जहां आवे वायरस मारो। भिंडी का वैरायटी परभनी क्रांति किससे रेसिस्टेंट है? येलो मोजैक वायरस से रेसिस्टेंट है बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसमें 2 पॉइंट याद करना, मूंग बीन का केस याद कर लेना, परभनी क्रांति जो भिंडी का वैरायटी इसको याद कर लेना बच्चों। मूंग बीन का फॉर्मूला 4M है। M से मूंग बीन, M से म्यूटेशन, M से मिल्ड्यू डिजीज पाउडर और M से मोजैक वायरस बच्चों याद कर लो। अब आगे देखिए बच्चों, आगे आपको कुछ क्रॉप दिखाया गया है। इस क्रॉप में याद कर लो कि क्रॉप है पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, इंसेक्ट पेस्ट। इस क्रॉप को कौन सा इंसेक्ट से वो रेसिस्टेंट हुआ, ये फिगर को याद करिए, एनसीईआरटी में दिया गया है। क्रॉप का नाम है, ये किस इंसेक्ट पेस्ट से कौन सी वैरायटी रेसिस्टेंट है। जैसे ब्रेसिका जिसको सरसों कहते हैं, ये पूसा गौरव एफिड से रेसिस्टेंट है। फॉर्मूला आपको बता देता हूं, महात्मा गांधी, M से मस्टर्ड, GMGA, या MGA, महात्मा गांधी। ए नंबर 1 है, हमारे देश के नंबर 1 है MGA, याद कर लो। फॉर्मूला है MGA। M से मस्टर्ड, G से गौरव, A से एफिड, पूसा गौरव, G से गौरव जो किसके वैरायटी है? मस्टर्ड की, MGA। G के पहले क्या है? मस्टर्ड, सरसों। किससे रेसिस्टेंट है? A से एफिड से रेसिस्टेंट है। एक पेस्ट है, एक इंसेक्ट है, उससे रेसिस्टेंट है बच्चों। क्लियर हो गया? यहां पर आपका एक फ्लैट बीन दिया है। फ्लैट बीन की वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। किससे? एफिड, जैसिड और फ्रूट बोरर 3 पेस्ट है जो काफी नुकसान पहुंचाता है फ्लैट बीन को। इसका जो वैरायटी है उसका नाम है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। फॉर्मूला क्या है? FBS, याद कर लो, FBS 23। फ्लैट बीन SSM 2 सेम 3, FBS 23। फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, FBS फ्लैट बीन S23 सेम 2 23 है। और क्या है बच्चों? फ्रूट बोरर, एफिड, और क्या हम लोग याद कर लो कि जो पूसा से FBS 23 वो क्या है? फाजिल है, जाहिल है। याद कर लो, फ्रूट बोरर फाजिल, फ्रूट बोरर FBS याद कर लो। फ्रूट बोरर फाजिल और जाहिल है। क्या है? जाहिल है। फ्रूट बोरर FBS, फ्रूट बोरर जैसिड और एफिड से रेसिस्टेंट है। फिर भिंडी की एक वैरायटी है, वो क्या है बच्चों? पूसा A4, पूसा स्वामी, एक सूट और फ्रूट बोरर से रेसिस्टेंट है बच्चों। याद कर, भिंडी की जो वैरायटी है पूसा स्वामी और पूसा A4, ये सूट और फ्रूट बोरर से रेसिस्टेंट है बच्चों। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। अब आपको जो आगे क्या कहता है, जो है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या किया गया? फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया गया। जैसे हमारा भारत देश एक गरीब देश है बच्चों, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि हमारे देश पूरे वर्ल्ड में 84 करोड़ ऐसा पॉपुलेशन है जिनको भोजन नहीं मिलता है, और 2 से 3 अरब लोग ऐसे हैं जिनको हिडन हंगर के शिकार हैं। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो फूड क्वालिटी जो है न्यूट्रिशनल, फुल अमाउंट के चावल खा रहे हैं, दाल का जिंदा रहने खाते हैं, लेकिन जो ऑल क्वालिटी जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशनल बेस्ड होना चाहिए, बैलेंस डाइट नहीं मिलता है बच्चों। याद कर लो बच्चों। अब कहता है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भारत गरीब का बच्चा खाली चावल खा लिया, चावल में क्या है? खाली कार्बोहाइड्रेट है। अब अब हमने क्या किया? वैज्ञानिकों सोचा भाई एक काम करो कि गागर में सागर भर दो, एक ही क्रॉप में तरह तरह के विटामिन मिनरल को इनरिच कर दो कि बच्चा वही खाए और उसको सब चीज मिल जावे। उसी कहता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड को बढ़ा दिया गया साहब है कि नहीं?
एक ही क्रॉप में जो है उसी में जो है आपको प्रोटीन, ऑयल, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया गया। गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे। गोल्डन राइस और व्हीट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए इंड्यूस कर दिया गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। एटलस 66 व्हीट का वैरायटी है, उससे प्रोटीन को इंड्यूस कर दिया गया। यही हो गया बायोफोर्टिफिकेशन का केस है बच्चों। इसमें आपको जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को याद कर लो बच्चों। टेबल को याद करने में याद क्या करना है, पहला क्वेश्चन आता है एटलस 66 हिट क्वेश्चन है कि एटलस 66 किसका वैरायटी है, तो कुछ याद नहीं कर रहा है। व्हीट का वैरायटी कैसे याद होगा, डब्ल्यू पढ़ाए, डब्ल्यू के बगल में एच क्या है, एच मतलब हो गया हिमगिरी, किसका वैरायटी है, व्हीट का, किससे रेसिडेंट है, एच से हिलबेंट और रस्ट याद कर लो बच्चों। लास्ट में क्या, एटी, खुद बायोलॉजी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा व्हीट बोल रहा है। एटी मतलब एटलस, एटलस किसका वैरायटी है, व्हीट का वैरायटी एटलस 66। इसमें ज्यादा क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट है। दूसरा राइस का एक वैरायटी है आयरन फोर्टिफाइड राइस, नाम क्या, आयरन फोर्टिफाइड राइस। राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। आयरन फोर्टिफाइड राइस में क्या है, आयरन, खुद बोल रहा है राइस में आयरन ज्यादा, के गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। कहानी खत्म हो गया। मेज का जो वैरायटी है, बराबर को साथ है, मेज हाइब्रिड मेज 2000, नाम क्या देगा, हाइब्रिड मेज 2000। तो 2000 से पकड़ लो जड़, मेज मतलब मकई, 2000 में 2 गुना ज्यादा, क्या ज्यादा, अमीनो एसिड ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा। नाम पूछेगा कौन सा अमीनो एसिड, फॉर्मूला MLT याद कर लो बच्चों। M से मेज, L से लाइसिन और T से ट्रिप्टोफैन, 2 अमीनो एसिड। के गुना ज्यादा है, नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा है, किसमें, हाइब्रिड मेज 2000 में। अमीनो एसिड कौन सा, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। फिर क्वेश्चन पूछ देगा एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, याद कर लो एसेंशियल अमीनो एसिड बच्चों। फॉर्मूला इसका क्या बताए, हाइब्रिड मेज 2000, 2 गुना ज्यादा, क्या, फॉर्मूला MLT, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। व्हीट में का वैरायटी है, खुद बोला 80, लास्ट में क्या बोला, 80 मतलब एटलस 66 किसमें ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा। राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन क्या गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। अब ये चीज दिया गया विटामिन किस, कौन से फल और सब्जी में कौन सा विटामिन ज्यादा है, ये दिमाग में रखो। गोल्डन राइस याद कर लो बच्चों, गोल्डन राइस, उससे विटामिन ए ज्यादा है। विटामिन ए हमारे आंख की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए क्या है, जो भी पीला है फल और सब्जी पीला वाला, उसमें विटामिन ए ज्यादा है। जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, आपका कोहड़ा हो गया, और ये आपका साग हो गया, इस पानी में साग हो गया। विटामिन ए बढ़ाना है, आँख की रोशनी को बढ़ाना है, पीला फल खाइए। पोषण पूछेगा ज़्यादा पपीता में कि ज़्यादा आम में, तो ज़्यादा आम में। दूसरा विटामिन सी, आंवला में ज़्यादा है, बारबाडोस चेरी में ज़्यादा है, सरसों में, करेला में, टमाटर में, खट्टा चीज़ में, बथुआ के साग में, सरसों के साग में विटामिन सी ज़्यादा है। आयरन और कैल्शियम है ना, आयरन काहे के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए, कैल्शियम काहे के लिए, हड्डी के लिए जरूरी है। तो कौन सा फल सब्जी खाएंगे, पालक और बथुआ खाओ साहब, ठंडा में बथुआ खूब मिलता है, बथुआ का यूटिलाइज करो बच्चों। और जो भी मटर है उसमें क्या ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है बच्चों। अब आगे आपका एक चैप्टर है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है, सेल का बना है। हम लोग का बॉडी मल्टी सेलुलर, और जो बैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनका बॉडी एक सेल का बना हुआ है साहब। अब क्या है कि भोजन का आबादी बढ़ा, ज़्यादा भोजन चाहिए, तो भोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग एनिमल बेस्ड पे जा रहे हैं। हम लोग आजकल मशरूम खाते हैं। मशरूम क्या है, फंगाई है। आपको जान के ताजुब क्या कहता है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें नाम याद कर लो, स्पाइरुलिना, क्लोरेला याद कर लो। और तीसरा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है MM मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस MM। ये 3 गो वर्ड याद कर लो बच्चों। ये तीनों सिंगल सेल के बने हुए हैं। क्लोरेला ग्रीन एल्गी काफी ज्यादा प्रोटीन देता है। स्पाइरुलिना प्रोकैरियोट्स का है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। स्पेस में जो जाते हैं, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं, स्पेस ट्रैवलर, वो स्पाइरुलिना और क्लोरेला को ही खाते हैं बच्चों। अब क्या खासियत वो देखिए, क्या है स्पाइरुलिना और क्या है गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। किसमें कि साहब, ये स्पाइरुलिना इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसका ग्रोथ करवाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसको जो है हम लोग जो नाली का पानी है, जो
घास फूस ये सब पर जो है, गोबर वगैरह पर इसको हम लोग ग्रोथ करवाते हैं। एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, कहता है कि 250 किलो का गाय 20 ग्राम प्रोटीन पैदा करता है। क्या कितना बच्चों? 20 ग्राम प्रोटीन पैदा करता है। लेकिन ये 20 ग्राम जो है आपका, जो 200 ग्राम, 20 नहीं 200 ग्राम प्रोटीन पैदा करता है। कहता है कि ये मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया जो है 25 टन प्रोटीन पैदा करता है। सोच लीजिए, 200 ग्राम जो है ये बैक्टीरिया 25 टन प्रोटीन पैदा करता है बच्चों, ये याद कर लो। तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर रहा है? स्पारुलिना बैक्टीरिया जो सिंगल सेल है। कितना ज़्यादा प्रोटीन दे रहा है? 25 टन। देख लीजिए, 250 kg की गाय आपको कितना प्रोटीन दे रही है? 200 ग्राम प्रोटीन देती है। और ये जो है 200 ग्राम का जो ये बैक्टीरिया जो है साहब, ये 25 टन प्रोटीन पैदा कर रहे हैं साहब। अब आजकल मशरूम कल्चर, मशरूम में क्या है? फंगाई है। मशरूम को पनीर और मशरूम की खाते हैं साहब। मशरूम का सब्जी में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, आपका होटल वगैरह में मिलता है। एक आगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर प्रोसेस है जिसमें होल प्लांट को डेवलप किया जाता है। कोई पार्ट ऑफ द प्लांट का कोई भी एक सेल को ले लिया जाए और लेने के बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में जब ग्रो कराएंगे तो देखा गया क्या कि वो सेल जो है डिवाइड की कैपेसिटी आ गई, सेल ग्रोथ करना शुरू हो गया। जब डिवाइड करने लगा, सेल की संख्या बढ़ी, तो वो क्या है, कुछ छोटे छोटे प्लांटलेट का डेवलपमेंट हुआ। उस प्लांट को फिर निकाले और निकाल के फिर हम बहुत जल्दी से टिश्यू कल्चर पे याद कर लो, ये एसेक्सुअल मेथड का तरीका है, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि प्लांट के बॉडी में ये पावर है कि उसका हर सेल में मल्टीप्लिकेशन का पावर आता है बच्चों, और इससे बहुत तेजी से जो है हम लोग प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं। आजकल दिवाली में देखते हैं गेंदा का फूल इतना आता, कहाँ से आता है? इसी मेथड से डेवलप किया जाता है। टिश्यू कल्चर प्रोसेस है होल प्लांट को डेवलप करने का। किससे? पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब एक सेल से। दूसरा क्या है? जिस पार्ट ऑफ द प्लांट को लिया गया उसका नाम है एक्सप्लांट। क्वेश्चन एक्सप्लांट क्या है? पार्ट ऑफ द प्लांट, वो क्या है? या सेल हो सकता है या टिश्यू हो सकता है, जिससे पूरा प्लांट ग्रो कर जाए, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। और इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। एक सेल से पूरे प्लांट को ग्रोथ कर जाना। प्लांट के बॉडी से एक सेल को निकाले, उसको एक्सप्लांट बोले। जो पार्ट ऑफ द प्लांट को एक्सप्लांट कहे, और उसमें जो कैपेसिटी है डिवाइड करने का, और नया उसको कहता है टोटिपोटेंसी। और जो लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन करेंगे उसको कहेगा माइक्रो प्रोग्रेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट यूजिंग टिश्यू कल्चर। और इसमें बच्चों एक याद कर लो, जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम में उस सेल को डालेंगे, वो क्वेश्चन कहां पर बायोलॉजी में फंसता है? वो पूछता है कार्बन सोर्स के बारे में पूछता है। वो कार्बन सोर्स क्या है साहब? सक्रोज। क्वेश्चन पूछेगा न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें सेल को डाला गया, एक्सप्लांट को डाला गया, उसमें कार्बन सोर्स क्या रहेगा? तो सक्रोज रहेगा। ग्रोथ रेगुलेटर कौन रहेगा? ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन रहेगा बच्चों। और याद कर लो, डाब का पानी जो पीते हैं हम लोग, उसमें साइटोकाइनिन काफ़ी ज़्यादा है। उसके पानी में सेल को ग्रोथ करने की शक्ति उसमें ज़्यादा है बच्चों, और वो पेट को काफ़ी ठंडा रखता है। याद कर लो बच्चों, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर हैं, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में विटामिन और सॉल्ट वगैरह डालते हैं। अब आ गया सोमाक्लोन, एक वर्ड आ गया। सोमाक्लोन क्या है साहब? ईच ऑफ द प्लांट डेवलप्ड बाय टिश्यू कल्चर इज नोन एज सोमाक्लोन। टिश्यू कल्चर में जो जितने प्लांटलेट डेवलप किए उसको सोमाक्लोन कहते हैं। ये सोमाक्लोन क्या होंगे? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, वर्ड याद कर लो, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि सोमाक्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोमाक्लोन क्या है भैया? ये फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी मशीन में जैसा डालोगे हूबहू वैसा ही पाओगे, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। कैसे? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। मेन अब यहां पर आपको याद करना है, क्या याद करना है कि टिश्यू कल्चर मेथड से जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या है? टमाटर, सेव और बनाना। अब परीक्षा में याद नहीं रहेगा साहब, कैसे याद कर लो? BAT बैट, बैट में चमगादड़ जो कोरोना वायरस पैदा किए, BAT याद कर लो, बैट। टिश्यू कल्चर मेथड से बहुत सा दे देगा, तो याद कर लो BAT बैट। B से बनाना, A से एप्पल, T से टमाटर, बैट। याद कर लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि प्लांट मेरिस्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
समझा देता हूं कि पौधे का जो रूट टिप होता है, रूट टिप नीचे वाला शूट टिप, वो वायरस फ्री जोन होता है। प्लांट के पूरे बॉडी में वायरस इफेक्ट कर सकता है, लेकिन प्लांट के रूट टिप और शूट टिप पर वायरस का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो वायरस फ्री जोन है। जो प्लांट में वायरस इन्फेक्ट कर दिया, हम ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें वायरस ना हो, तो उसके प्लांट के रूट के टिप को काट लेके और शूट के टिप को जब लगा देंगे, जोन को लेंगे और टिश्यू कल्चर में डेवलप कराएंगे, तो वायरस फ्री जोन होता है। क्यों होता है साहब? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसलिए होता है कि रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ रूट एंड शूट टिप का जो होता है वो काफी तेजी से होता है इन कंपैरिजन टू वायरस। वायरस का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बहुत ज्यादा उसका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो वायरस का कोई प्रभाव नहीं होता है बच्चों। इसलिए उसको कहता है वायरस फ्री जोन, रूट टिप एंड शूट टिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक पार्ट। इसलिए याद कर लो बच्चों। तो वो कहता है द टिश्यू कल्चर मेथड ऑल्सो इज फॉर गेटिंग द डिजीज इन्फेक्शन। किससे? वायरस से। तो उस क्या कहते हैं? वायरस फ्री जोन कौन है साहब? रूट और टिप इन्फेक्शन। एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। कहा है साहब? रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है साहब। अब इस जिससे जो है आपको जो डेवलप किया गया बनाना, पोटैटो और शुगर केन, याद कर लो, बनाना, पोटैटो और शुगर केन। केला है, आलू है और शुगर केन है, याद कर लो बच्चों। अब आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये लास्ट पॉइंट है बच्चों। इसमें आपका इस चैप्टर का एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। लगा वैज्ञानिक को भाई आलू अलग खरीदो, टमाटर अलग खरीदो, दोनों को मिलाओ, सब्जी बनाओ। ये तो बड़ा लफड़ा वाला कहानी है साहब। तो ऐसा करो कि टमाटर और आलू को दोनों को मिलाकर के एक ही बार टमाटर आलू का सब्जी बन जाए, पैसा भी बचेगा और जल्दी बन भी जाएगा। तो वैज्ञानिक का दिमाग बहुत तेजी से चलता है ना। उन्होंने क्या किया कि टमाटर और आलू दोनों को हाइब्रिड करा दिया, जीन्स को हाइब्रिड करा दिया। क्या बना दिया? पोमैटो। पोमैटो मतलब पोटैटो और टोमेटो दोनों का जो बच्चा हुआ उसका नाम है पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो को हाइब्रिड करा के बनाया पोमैटो। और सोचा कि चलो भाई मेरा तो एक ही बार में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए बनाया, ऐसा बन गया, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। जो डिजायरेबल क्वालिटी वैज्ञानिकों ने सोचा वो नहीं मिला, वो फेल कर गया। वो क्या कर गया? फेल कर गया बच्चों। यहाँ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? पोमैटो। पोमैटो किसका क्रॉस है? आलू का और टमाटर का। क्या क्या? सक्सेस या फेल? फेल कर गया। अब इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है बराबर परीक्षा में आता है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है साहब? बताए कि पौधे का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। तो हमने ऐसा किया कि सेल वॉल को हटा दिया, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो क्या रह गया? सेल मेम्ब्रेन रह गया। तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है बच्चों। यही क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है आपके 12th के परीक्षा की। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग। तो क्या किया गया? दो सेल को प्रोटोप्लास्ट को लिया गया, फ्यूज किया गया। तो कैसे बना भाई? कि प्रोटोप्लास्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल। क्या बोले कि सेल वॉल को हटाओ, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल में रहना, उसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। और इसी जो है नेकेड प्लास्ट इसका पोमैटो टोमेटो को लेकर के ही बनाया गया। गुड बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों। आज आपका जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 12th के परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए और नोट्स का डिमांड कम करिए। जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं यूट्यूब पर उसको ध्यान से बंद कमरे में सुनिए और सुनने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने ढंग से नोट करिए, याद करिए। वो जो नोट्स तैयार होगा वो अजर अमर होगा, वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। मास्टर साहब का नोट्स तो आपका सारा चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, इसको पढ़िए, मेहनत तो आप करिएगा बच्चों। हम आपको खाना बनाएंगे, मुंह में डाल भी देंगे, लेकिन पचाने वाला काम तो आप ही को करना है ना बच्चों, कि वो भी मास्टर साहब के पेट में पच के डल जाएगा। इसलिए बच्चों, मेरा बच्चे आप लोग मेहनत करो और दिमाग में लाओ कि मैं इस बार टॉप करना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।